सभी विद्यार्थियों और साथियों को मेरा नमस्कार। मैं सभी विद्यार्थियों और साथियों का आर्य क्लास यूट्यूब चैनल के अंतर्गत बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, देखिए आज जो हम बात करने वाले हैं वो कोल्ड वॉर के संदर्भ में बात करेंगे। अपन पिछली कक्षाओं के अंतर्गत कोल्ड वॉर का अर्थ और उसके प्रमुख रूप से जो कजित थे, कारण थे, उनके संदर्भ में अपन चर्चा कर चुके हैं। और आज की क्लास के अंतर्गत जो हम बात करने वाले हैं मुख्य रूप में जो शीत युद्ध का जो प्रभाव है, इम्पैक्ट ऑफ कोल्ड वॉर के संदर्भ में अपन बात करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा आप जानते हैं कि जो कोल्ड वॉर था, कोल्ड वॉर का जो मतलब था शीत युद्ध, और शीत युद्ध का जो सर्वप्रथम इस शब्द का जो प्रयोग किया गया था वो बर्नार्ड एम बारोच के द्वारा किया गया था। ध्यान रखना, एम बर्नार्ड एम बारोच के द्वारा शीत युद्ध का इस शब्द का पहली बार जो है प्रयोग किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति है उसमें एक महत्वपूर्ण युग का सूत्रपात होता है, और उस सूत्रपात के अंतर्गत प्रमुख जो नवीन जो परिवर्तन थे उसमें शीत युद्ध एक महत्वपूर्ण जो है पार्ट रहा है। डियर स्टूडेंट्स, देखिए द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति के बाद में अंतरराष्ट्रीय जो राजनीति है उसका द्विध्रुवीकरण हो जाता है, और अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक पटल पर दो महाशक्तियां उभर करके सामने आती हैं, एक अमेरिका और एक सोवियत संघ, रूस जी, ठीक है, यूएसएसआर। तो बीबी मेनन के शब्दों में दो महाशक्तियों के बीच में जो कि अमेरिका और सोवियत संघ था, इसके अलावा दो जो विचारधाराएं रही हैं, पूंजीवादी और जो है साम्यवादी जो विचारधारा है, इसके अलावा दो प्रमुख जो व्यक्ति थे, स्टालिन और चर्चिल, ठीक है। तो इनके मध्य जो तनावपूर्ण जो स्थिति जो उत्पन्न हुई उसी को जो है कोल्ड वॉर के नाम से जाना जाता है, शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है, जिसको कागज के गोलों से लड़ा गया युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। युद्ध से जो पूर्व की जो स्थिति होती है, तनावपूर्ण स्थिति, उसको शीत युद्ध का नाम दिया गया है। डियर स्टूडेंट्स, और ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि शीत युद्ध शब्द का जो पहली बार जो प्रयोग किया गया था वो बर्नार्ड एम बारूच के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? बर्नार्ड एम बारूच के द्वारा। पिछली कक्षाओं के अंतर्गत भी हम जो है इस पर विस्तार से चर्चा कर चुके हैं, लेकिन आज जो हम विशेष रूप से जो बात करेंगे वो शीत युद्ध के प्रभाव के संदर्भ में बात करेंगे। इम्पैक्ट ऑफ कोल्ड वॉर, कि शीत युद्ध का अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर और विश्व पर जो है मोस्टली रूप में क्या प्रभाव पड़ा है इसका। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि शीत युद्ध ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति को बहुत अधिक प्रभावित किया, और इसके प्रभाव को हम निम्न प्रकार से देख सकते हैं। एक तो द्विध्रुवीय विश्व राजनीति हो जाती है, ध्यान रखना इसके प्रभाव में। फर्स्ट जो प्रभाव पड़ा, द्विध्रुवीय राजनीति की जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति है वो द्विध्रुवीकरण हो जाता है उसका, और शीत युद्ध ने द्विध्रुवीय विश्व राजनीति की अवधारणा को जन्म दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ दो महाशक्तियों के रूप में उभरे, और संपूर्ण विश्व इन दोनों महाशक्तियों के इर्द गिर्द जो है विभक्त हो गया। पाश्चात्य अथवा लोकतांत्रिक गुट का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका करने लगा, तो सोवियत संघ के नेतृत्व में साम्यवादी राष्ट्र जो थे वो संगठित हुए। तो इस द्विध्रुवी जो राजनीति है उसका प्रादुर्भाव होता है। ध्यान रखना कि जो शीत युद्ध का जो प्रभाव था, इम्पैक्ट ऑफ जो कोल्ड वॉर था, जिसका एक मोस्टली जो प्रभाव पड़ा कि जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति थी उसका द्विध्रुवीकरण हो जाता है, और अंतरराष्ट्रीय पटल पर दो महाशक्तियां उभर करके सामने आती हैं, जिसमें पूंजीवादी देशों का जो प्रतिनिधित्व करने वाला था, इस विचारधारा का जो प्रमुख रूप से नेतृत्व करने वाला था वो अमेरिका, और साम्यवादी विचारधारा का नेतृत्व करने वाला सोवियत संघ, रूस, यूएसएसआर जो है अस्तित्व में आता है। तो द्विध्रुवीय राजनीति है, इस अवधारणा का प्रादुर्भाव होता है कोल्ड वॉर के कारण से, ठीक है। सेकंड जो प्रभाव पड़ा कि तनाव और संघर्ष, अंतरराष्ट्रीय जो राजनीति है उसमें तनाव व संघर्ष को बढ़ावा मिला, ठीक है। तनाव और संघर्ष क्या होता है? उत्पन्न होता है महाशक्तियों के बीच में, और जिस शक्ति स्पर्धा को जन्म दिया, इन्होंने विश्व में तनाव और संघर्ष की स्थिति को बल मिला, विश्व में अनेक तनाव केंद्र बने।
कोरिया, हिंद चीन, पश्चिमी एशिया, भारतीय उपमहाद्वीप संघर्ष स्थल बने। इस कारण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में तनाव और जो संघर्ष की जो अवधारणा है उसका प्रादुर्भाव भी होता है। प्रिय विद्यार्थियों, हम बात कर रहे हैं जो कोल्ड वार है, और कोल्ड वार दो महाशक्तियों के बीच में चला, एक अमेरिका और एक सोवियत संघ रूस के बीच में। सेकंड वर्ल्ड वार के बाद में जो प्रतिस्पर्धा की जो होड़ थी, महाशक्ति बनने की जो होड़ थी, और जो अमेरिका के द्वारा जापान के जो दो महानगर थे नागासाकी और हिरोशिमा, उस पर पहली बार परमाणु बम गिराए गए। परमाणु विभीषिका की मार झेलने वाला राष्ट्र जो कौन था, वो जापान था। ठीक है, और इसके साथ ही जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया था, जिसके कारण से जो सेकंड वर्ल्ड वार था वो समाप्त हो जाता है, और अंतरराष्ट्रीय राजनीति में दो महाशक्तियां उभर करके सामने आती हैं। और परमाणु रहस्य को अमेरिका ने सोवियत संघ से जो है छिपाए रखा। तो आपसी जो अविश्वास की जो भावना थी, उसने भी जो है शीत युद्ध को जन्म दिया। मोस्टली रूप में हम कारण देख चुके हैं पिछली कक्षाओं के अंतर्गत। तो तनाव और संघर्ष को जो है बढ़ावा मिलता है। इस प्रकार की स्थिति जो है संसार में जो है उत्पन्न हो गई, किसके के कारण से, शीत युद्ध के प्रभाव के फलस्वरूप। ठीक है, इसके बाद में दूसरा जो है असंलग्नता की नीति। थर्ड जो प्रभाव पड़ा असंलग्नता की, असंलग्नता असंलग्नता की नीति। ठीक है, इसका जन्म होता है डियर स्टूडेंट्स। असंलग्नता की जो नीति है कि इस प्रकार की जो अवधारणा है, ये भी उभर करके सामने है डियर स्टूडेंट्स सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में। और उस दौरान जो है जो तीसरी दुनिया के जो देश थे, और जो किसी न किसी रूप में उपनिवेशवाद और साम्यवाद के शिकार रहे थे, और तीसरी दुनिया में ज्यादातर जो है एशिया और अफ्रीका के महाद्वीप के जो देश थे वो आते हैं। तो उन्होंने जो है अंतर्राष्ट्रीय तनाव को बढ़ाने की बजाय जो है इसको कम करने का प्रयास किया, और जो अपने आत्म स्वाभिमान को बचाने के लिए, क्योंकि उसी समय में हाल ही में स्वतंत्र हुए थे उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद, और किसी खेमे या गुट में शामिल होना अपने जो है स्वाधीनता और गौरव को वापस जो है खोना था। तो उन्होंने एक रास्ता निकाला कि दोनों महाशक्तियों की जो गुटबंदी है, उस गुटबंदी की राजनीति से अलग निकला जाए और अपने गौरव और सम्मान को भी बचाया जाए। तो इन्होंने असंलग्नता की जो नीति है, गुटनिरपेक्षता की नीति का जो है सूत्रपात किया, जिसमें प्रमुख रूप से नेहरू जी, नासिर और टिटो। ठीक है, गुटनिरपेक्ष जो आंदोलन था उसका प्रथम शिखर सम्मेलन जो है बेलग्रेड में होता है 1961 में। तो इन्होंने संघर्ष को कम करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय तनाव को कम करने के लिए, स्वयं के स्वाभिमान को बचाने के लिए जो है गुटनिरपेक्षता की नीति का क्या किया, अवलंबन किया। तो इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत असंलग्नता की नीति का क्या होता है, प्रादुर्भाव होता है। किसके फलस्वरूप, शीत युद्ध के फलस्वरूप। ठीक है, तो ये इम्पैक्ट पड़ते हैं कोल्ड वार का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर। एक तो द्विध्रुवीय जो है राजनीति की जो अवधारणा है उसका सूत्रपात होता है, तनाव और संघर्ष को बढ़ावा मिलता है महाशक्तियों के बीच में, असंलग्नता की नीति के जो है प्रादुर्भाव होता है। इसके बाद में जो महाशक्तियां थी उसमें हथियारों की होड़ मच जाती है, हथियारों की होड़ प्रारंभ होना, हथियारों की होड़ प्रारंभ होना। देखिए कि शीत युद्ध के कारण परंपरागत और आणविक हथियारों की भारी होड़ प्रारंभ होती है, और सभी राष्ट्र अपनी आय का एक बड़ा भाग शस्त्रों के निर्माण पर खर्च करने लगे। इससे विकास कार्यक्रमों को जो है गहरा क्या पहुंचता है, आघात पहुंचता है। तो शीत युद्ध के कारण से जो महाशक्तियां थी उनमें हथियारों की होड़ क्या हो जाती है, प्रारंभ होती है। डियर स्टूडेंट्स, अगर हथियारों पे पैसा नहीं खर्च करके और विकास पर पैसा खर्च किया जाता है तो मानवीय विकास भी होता है और प्रगति भी होती है। लेकिन जो महाशक्तियों में जो होड़ बनी हुई थी प्रतिस्पर्धा की, उसके फलस्वरूप जो है जो कोल्ड वार जो प्रारंभ हुआ, तो हथियारों की होड़ क्या हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, तो एक शीत युद्ध का ये भी एक जो है प्रभाव देखने को मिला। नेक्स्ट प्रभाव की बात करें तो नेक्स्ट प्रभाव के अंतर्गत सैनिक गठबंधनों का निर्माण होता है। नेक्स्ट सैनिक गठबंधनों का निर्माण प्रारंभ होता है। ठीक है, सैन्य गठबंधन, देखिए महाशक्तियों ने सैन्य गठबंधन बनाने प्रारंभ कर दिए, और संधियां भी संपन्न की गई पूर्व साम्यवादी राष्ट्रों ने सोवियत संघ के नेतृत्व में। ठीक है ना, साम्यवादी संघ के नेतृत्व में, या ये कहें जो साम्यवादी था यूएसएसआर, इसके नेतृत्व में जो है वार्सा पैक्ट बना। कौन सा पैक्ट, वार्सा पैक्ट।
ये कब बना? ये 1955 में, ठीक है। और इससे पहले जो है अमेरिका के नेतृत्व में जो सैन्य गठबंधन या जो गुट बना, नेतृत्व में अप्रैल 1949 में नाटो का निर्माण किया इसने, ठीक है। नाटो, इसमें जो है कितने सदस्य देश थे? 12। और इसका ये था प्रमुख रूप से नाटो का जो उद्देश्य था, नाटो का जो पूरा नाम आता है उत्तरी अटलांटिक सैन्य संधि संगठन, ठीक है ना, ध्यान रखना। नाटो, नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन, इसका पूरा नाम उत्तरी अटलांटिक सैन्य संधि संगठन, ठीक है। उत्तरी अटलांटिक सैन्य संधि संगठन, ठीक है ना, ये नाटो का पूरा नाम था। और किसके नेतृत्व में बनाया गया? एक गुट जो है अमेरिका के नेतृत्व में बना। कब बना? अप्रैल 1949 में, 12 देशों का। और इनका मोस्टली जो उद्देश्य था वो साम्यवाद के प्रसार को रोकना था। और इन्होंने इस बात को तय किया कि कोई भी जो है एक राष्ट्र पर हमला करता है तो वो सभी देशों पर हमला माना जाएगा और सभी मिलकर के उसका जो है क्या देंगे? जवाब देंगे, सभी मुकाबला करेंगे। और नाटो के प्रत्युत्तर में ही जो है यूएसएसआर जो था, सोवियत संघ जो रूस था, उसने वार्सा पैक्ट का निर्माण किया। कब? 1955 में, ठीक है। तो नाटो का निर्माण 1949 में, और जो वार्सा पैक्ट बना ये 1955 में बना, वार्सा पैक्ट, ठीक है ना, ध्यान रखना। वार्सा पैक्ट किसके नेतृत्व में? यूएसएसआर के नेतृत्व में। नाटो किसके नेतृत्व में? अमेरिका के नेतृत्व में। तो सैनिक गठबंधनों का क्या होता है? निर्माण होता है। नेक्स्ट प्रभाव अपन देखें, नेक्स्ट प्रभाव के अंतर्गत आता है कि छोटे देशों का महत्व बढ़ने लगा, ठीक है। कौन से देशों का? छोटे जो राष्ट्र थे, छोटे देशों का महत्व बढ़ने लगा, छोटे देशों का महत्व बढ़ने लगा। यानी अंतरराष्ट्रीय जो राजनीति थी, इसमें शीत युद्ध का एक जो पॉजिटिव जो परिणाम ये हुआ कि इसने संयुक्त राष्ट्र संघ में छोटे छोटे देशों के महत्व को बढ़ा दिया। और दोनों ही महाशक्तियों द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ में अपनी संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से तृतीय विश्व के इन देशों ने अपने पक्ष में करने के लिए सहायता की कूटनीति के साथ इनके साथ सद्भावनापूर्ण संबंध विकसित करने की कूटनीति का सहारा लिया गया। और इसने अंतरराष्ट्रीय राजनीति का जो है क्या कर दिया? लोकतांत्रिकरण कर दिया, ठीक है ना। तो छोटे देशों का महत्व भी जो है बढ़ने लगा। किसके कारण से? शीत युद्ध के जो है प्रभाव की बात करें तो मोस्टली रूप में प्रभाव, इसके प्रभाव स्वरूप जो है छोटे देशों का अंतरराष्ट्रीय जो राजनीति थी उसमें महत्व बढ़ने लगा। और ये जो महाशक्तियां थी अपने गुट में शामिल करने के लिए, अपने विचारधाराओं का प्रचार प्रसार करने के लिए जो है इनको अपने पक्ष में करने लगे। उन्होंने कूटनीति का सहारा लेना जो है प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार से छोटे देशों का जो है महत्व बढ़ने लगा। इसके बाद में जो है शक्ति की राजनीति प्रारंभ होती है कि जो नकारात्मक जो इसका प्रभाव था कि जिस संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के पीछे मूल लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सद्भावना का विकास करना था, वहां महाशक्ति की शक्ति राजनीति ने इस संगठन को शक्ति स्पर्धा का केंद्र बना दिया। इसके फलस्वरूप यह संगठन जो है शांति और सद्भावना के विकास में अपना प्रभावशाली योगदान नहीं दे सका। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ ने अपने राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए अनेक बार वीटो का प्रयोग किया। इसके फलस्वरूप सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सद्भावना को असक्षम रखने में प्रभावशाली भूमिका का निर्वाह नहीं कर सकी और महाशक्तियों के हाथों खिलौना बन गई। वर्तमान में सुरक्षा परिषद पर संयुक्त राज्य अमेरिका का जो है आधिपत्य है, वह अपने राजनीतिक उद्देश्यों की दृष्टि से जो है इसका क्या करता है? उपयोग करता है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा आप जानते हैं यूएनओ और यूएनओ की जो स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 में होती है, विश्व शांति और सुरक्षा की स्थापना के लिए, ठीक है ना। तो उसके मोस्टली जो 6 अंग है जिसमें महासभा आती है, सुरक्षा परिषद आती है, इसके अलावा सचिवालय है, न्यास परिषद है, सामाजिक और आर्थिक परिषद और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो सुरक्षा परिषद में 15 देश होते हैं जिसमें 5 स्थायी सदस्य देश होते हैं और 10 जो कंट्री होते हैं वो अस्थायी होते हैं। तो स्थायी जो जैसे ब्रिटेन है, फ्रांस है, अमेरिका है, चाइना है, इस तरह के जो 5 महाशक्तियां हैं उसको वीटो का अधिकार प्राप्त है। वीटो का मतलब होता है निषेध आदेश या मना करना। तो बार बार जो है वीटो का प्रयोग उन्होंने किया। तो शक्ति राजनीति क्या होती है? प्रारंभ होती है। इसके माध्यम से शीत युद्ध के परिणाम स्वरूप या इसके फलस्वरूप विभिन्न समस्याओं का जन्म होता है कि इसके कारण से अनेक राष्ट्रों को भूखमरी, गरीबी, दरिद्रता और अकाल और अन्य प्राकृतिक जो आपदाएं थी उसकी विभीषिका का सामना करना पड़ा महाशक्तियों की शक्ति स्पर्धा के कारण।
इन मानवीय समस्याओं को हल करने के स्थान पर शस्त्रीकरण की प्रक्रिया को क्या मिली, प्राथमिकता मिली। तो शस्त्रीकरण की जो प्रक्रिया प्रारंभ होती है तो विकास रुक गया और बहुत सारे देशों को जो है भूखमरी, दरिद्रता, इस तरह की जो समस्याएं थी उसका सामना करना पड़ा। इसके अलावा सोवियत संघ का साम्यवादी देशों पर प्रभाव, ठीक है ना, इसका प्रभाव देखने को मिला। सोवियत संघ का साम्यवादी देशों पर प्रभाव, साम्यवादी देशों पर प्रभाव देखने को मिला, ठीक है ना। किसका प्रभाव पड़ता है, सोवियत संघ का जो है साम्यवादी देशों पर प्रभाव। तो संघ ने इसने अफगानिस्तान में भी हस्तक्षेप की कूटनीति का सहारा लिया और तिब्बत और वियतनाम साम्यवादी चीन की इस नीति के शिकार बने। संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी होनरू और ग्रेनेडा में हस्तक्षेप किया। इसके अलावा मानवाधिकारों का हनन होता है कि मानवाधिकारों को भी गंभीर रूप से हनन हुआ। सैनिक तानाशाह ने महाशक्तियों की राह पर अपने देशों की जनता को कुचला और उनका दमन किया। तो इसका जो प्रभाव देखने को जो मिला कि मानवाधिकारों का दमन हुआ, ठीक है ना। मानवाधिकारों का दमन किया गया, ठीक है ना। किसने कुचला, जो तानाशाह थे, और तानाशाह ने जो प्रमुख रूप से जो शरण ले रखी थी महाशक्तियों की, तो ये भी एक प्रभाव देखने को मिला। इसके अलावा अत्याधुनिक हथियारों को विकास होता है और शीत युद्ध ने अत्याधुनिक जो आणविक हथियार थे और प्रशिक्षित पात्रों का विकास किया। इन पर भारी धनराशि व्यय की और तृतीय विश्व युद्ध की आशंका को क्या मिला, बढ़ावा मिला, ठीक है ना। शीत युद्ध के कारण या इसके दौरान जो है तीसरे महायुद्ध की स्थिति जो है देखने को मिली, उस तरह का माहौल जो है क्रिएट हुआ। तो प्यारे विद्यार्थियों, देखें हमने जो बात की आज की क्लास के अंतर्गत, वो इम्पैक्ट ऑफ कोल्ड वॉर, शीत युद्ध का प्रभाव, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर व्यापक इसका अत्यधिक प्रभाव देखने को मिला। मोस्टली रूप में द्विध्रुवीय विश्व जो राजनीति है वो प्रारंभ होती है, तनाव और संघर्ष को बढ़ावा मिला, असंलग्नता की जो अवधारणा थी उसका जन्म होता है, हथियारों की होड़ प्रारंभ हो गई, सैनिक गठबंधनों का क्या होता है, निर्माण होता है, छोटे देशों का महत्व बढ़ने लगा और सोवियत संघ का साम्यवादी देशों पर प्रभाव देखने को मिला, मानवाधिकारों का दमन किया गया और तृतीय विश्व युद्ध जैसी स्थिति क्या हो गई, क्रिएट हो गई। तो प्यारे विद्यार्थियों और प्रिय साथियों, जो है अंतरराष्ट्रीय राजनीति का जो कोल्ड वॉर है वो एक महत्वपूर्ण पार्ट माना जाता है और जो अंतरराष्ट्रीय जो राजनीति में जो शीत युद्ध है, ठीक है, और शीत युद्ध का जो पहली बार इस शब्द का जो प्रयोग किया गया था वो बर्नार्ड एम बारोच के द्वारा किया गया था, ये ध्यान रखना। ये इसके जो है शीत युद्ध के अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर हमें प्रभाव देखने को मिले। प्यारे विद्यार्थियों और प्रिय साथियों, निश्चित रूप में जो है ये टॉपिक जो है इम्पैक्ट ऑफ कोल्ड वॉर या शीत युद्ध का जो प्रभाव पड़ा, ये आपके लिए जो है हम सबके लिए महत्वपूर्ण है और अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण जो है पार्ट है। तो निश्चित रूप में ये क्लास आपके लिए जो है जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति के जो विद्यार्थी हैं और वैसे जनरली सभी के लिए लाभकारी होगी, मैं इस बात की उम्मीद करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक सभी विद्यार्थियों और साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।